अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई चैनल दुआ उर्दू वॉइस। वीडियो शुरू होने से पहले दुआ उर्दू वॉइस को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। वो सर्दियों की एक ठठरी शाम थी। बर्फ़ कुछ इस अंदाज से गिर रही थी गोया फलक से नूर की बरसात हो रही हो। बर्फ़ का पहाड़ों पर गिरना, दरख्तों का सुकूत और पुरकशिश चांदनी, इन सब अनासर ने मिलकर माहौल को एक तलस्मी जजीरे का रूप अता कर दिया था। इन दिनों आदल की ड्यूटी वहाँ लगी हुई थी। वो सिगरेट के कश लगाते बड़े पुरस्कून अंदाज में गश्त करते हुए मोड़ काट रहे थे कि उनको एहसास हुआ कि माहौल इस कदर तन्हा भी नहीं है, यहाँ कोई और भी मौजूद है जिसकी सांसों की महक ने इर्द गिर्द की खामोश फजा को मुअत्तर कर दिया है। वो सैर को आने वाली एक लड़की सामरा थी। आदल के साथ ये बड़ी दिक्कत थी कि ड्यूटी का वक्त ख़त्म हो जाने के बावजूद वो इस वक्त तक अपने ठिकाने पर लौट कर नहीं आते थे जब तक कि सुनसान सड़कों पर टहलने वाला एक भी शख्स मौजूद रहता था। दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि उनको आवारागर्दी का जुनून था। घर वालों के मना करने के बावजूद वो ड्यूटी के बाद भी गश्त करते रहते और देर से घर लौटते थे। अचानक आदल के सामने एक गाड़ी नमदार हुई और उन्हें क्रॉस करते हुए गुजर गई, लेकिन इसकी तेज लाइटों की वजह से आदल की आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। बस इस कदर अंदाजा हुआ कि वो गाड़ी सामने वाले रेस्ट हाउस की तरफ गई है। यह रेस्ट हाउस काफ़ी दिनों से वीरान पड़ा था। इसके बारे में मशहूर था कि यहाँ से रात को रोने की आवाज़ें आती हैं। गाड़ी को रेस्ट हाउस की जानब जाते देखकर आदल के दिल में ख्याल आया कि ज़रूर यहाँ कोई ठहरा हुआ है। तजस्सुस के जज्बे ने सर उठाया और वो इसी सिमत चल पड़े। रेस्ट हाउस तक पहुँचते पहुँचते बर्फ़बारी तेज़ हो गई और वो बरामदे में आ गया। वो अपना ओवरकोट और टोपी उतार कर झाड़ने लगा। फिर इसने कोट की जेब में हाथ डाला और सिगरेट निकाल कर मुँह में दबाया। अब वो माचिस तलाश कर रहा था। अचानक करीब ही हल्का सा शोर बुलंद हुआ। वो चौंक उठा और गरजदार आवाज़ में पूछा, कौन है? फ़ज़ा के सुकूत को इसकी भारी आवाज़ ने लरज़ा दिया। जवाब मिला, मैं हूँ साहब। ज़रदर खान चौकीदार। आदल के मुंह से ये अल्फाज निकले, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये एक नहायत ही नामकूल सवाल था। ज़ाहिर है चौकीदार चौकीदारी कर रहा था। मैं चौकीदारी के लिए अभी थोड़ी देर पहले आया था, लेकिन आप यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हैं? बर्फ़बारी शुरू है और आप अभी तक घर नहीं गए। बताता हूँ, तुम अंदर चलो। दोनों इस कमरे में आ बैठे जहाँ उन्होंने बैठने का ठिकाना बनाया हुआ था। ये छोटा सा कमरा था जिसमें अंगीठी दहक रही थी और कमरे में आते ही खुशगवार हरारत का एहसास हुआ। आपको सब्ज़ चाय पिलवाऊं? चौकीदार ने पूछा। साथ ही इसने अंगीठी पर केतली रख दी। ऐसे सर्द मौसम में ये गर्म मशरूब एक नेमत से कम नहीं होता। इसका मज़ा तो वही जाने जो गिरती बर्फ़ के बीच रहते हैं। इस जगह से मेरी कुछ यादें वाबस्ता हैं। शायद तुम्हें याद हो, आज से चंद साल पहले इस रेस्ट हाउस में एक फैमिली आकर ठहरी थी। इस फैमिली में एक शरारती सी लड़की भी थी। इसका नाम सामरा था। इन दिनों भी ऐसा ही मौसम था। मौसम की पहली बर्फबारी हुई थी और ये लोग बर्फबारी देखने आए थे। मैं शाम को तकरीबन 9-10 बजे घर जा रहा था। मैंने देखा मोड़ पर लड़की बर्फबारी से परेशान है। वो चलकर रेस्ट हाउस तक जाना चाहती थी, मगर सर्दी की वजह से इसकी हिम्मत जवाब दे गई और वो वहाँ मोड़ पर बेबस सी बैठ गई। मैंने इसके करीब अपनी गाड़ी रोक ली और पूछा, क्या बात है? तो इसने कहा कि मैं सैर के शौक में थोड़ा सा आगे चली आई और बर्फबारी होने लगी। मुझे अंदाज़ा नहीं था सर्दी इतनी बढ़ जाएगी और अब ऐसा आलम है कि मैं कदम भी नहीं उठा पा रही थी। वहाँ तक कैसे जाऊँ? अगरचे रेस्ट हाउस ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन मुझ में वहाँ जाने की ताब नहीं है। गाड़ी में आ जाओ। मैंने दरवाज़ा खोल दिया और वो तौक़ुफ़ किए बगैर जल्दी से छलांग मारकर गाड़ी मेरी बराबर नशिस्त पर बर्जमान हो गई। ये मेरी और इसकी पहली मुलाकात थी। यहाँ तक पहुँचकर आदल को एहसास हो गया था कि वो जज्बात में बहकर यादों की बारात के पीछे निकल गया है। तभी इसने इस बात का सिलसिला ख़त्म करते हुए कहा, बस यार, इसके बाद की क्या बताऊँ? तुम खुद समझदार हो। कुछ दिन ऐसे ही इसके साथ गुजारे जिनकी याद ज़हन से नहीं जाती थी। तभी इस रेस्ट हाउस की जानब कभी कभी कदम उठते हैं और मुझे बीती यादें इस जगह ले आती हैं। चौकीदार से हमारे बड़े भाई की काफ़ी शनासाई थी, लिहाजा आदिल भाई को भी इससे उनसियत महसूस होती थी। तभी अक्सर इसके पास सब्ज़ कहवा पीने की खातिर गपशप कर लिया करते थे। लेकिन भाई का असल मकसद वहाँ जाने का कुछ और था। शायद वो फैमिली कभी दोबारा इस रेस्ट हाउस में आकर ठहरे तो चौकीदार उन्हें मतला करते
जिस की आदल को तलाश थी। वो जाते हुए अपना पता भी बता कर न गए थे। भाई को यादों के भंवर में डूबने को अकेला छोड़ गई थी जाते हुए। अलबत्ता इसने एक रुका छोड़ा था जिसमें तहरीर था, मुझे उम्मीद है कि तुम बुरा ना मनाओगे। मेरे चंद दिन जो तुम्हारे साथ गुजरे हैं इनको मैं कभी नहीं भुला सकती। यहाँ मुझे कंपनी देने वाला कोई ना था, इसलिए मैंने तुम्हारा सहारा लिया, क्योंकि अकेलेपन से इंसान को वहशत होती है, और मुझे तो और भी ज्यादा कि मैं बड़े बड़े कुनबे में रहती हूँ। बहरहाल तुम्हारे साथ चंद दिन गुजारा वक्त मैं कभी नहीं भूल सकती। तुमने मुझे बोर नहीं होने दिया, बहुत शुक्रिया। जिंदगी में एक बार जरूर इधर आऊंगी, मेरा इंतजार करना। 4 साल आदर ने सामरा का इंतजार किया, वो नहीं आई। तभी भाई ने समझ लिया कि वो नहीं आई, कि वो गुजरती हुई हवा का एक महकता झोंका थी, जो एक ही बार आता है, दिल और रूह को फर्क पहुंचाता है और गुजर जाता है। रफ्ता रफ्ता आदल मायूस हो गए, सामरा की याद को दिल से न भुला सके। मरी में भाई का काम ठीक चल रहा था, लेकिन सामरा की याद से दिल अब उसकी जगह से बेजार हो गया था। इस रोज उन्होंने वापस जाने की ठान ली और नौकरी छोड़कर कराची चले गए। वहाँ इनको और अच्छी नौकरी मिल गई। कहते हैं लगन सच्ची हो तो उम्मीद जरूर बार आती है। आदल के दिल में भी सामरा की याद कुछ इस तरह जागती थी कि एक लम्हे को भी वो इस लड़की को फरामोश न कर सके। हर पल यही दुआ करते कि अल्लाह एक बार मुझे सामरा से मिला दे। एक दिन आदल तारिक रोड से गुजरे तो एक दुकान में इनको सामरा नजर आ गई। भाई की खुशी का ठिकाना न रहा, वो दौड़कर इसकी तरफ गए। जब सामरा ने उन्हें देखा तो वो भी खुशी से खिल उठे। दोनों बरसों बाद मिले थे, बीती बातें सब याद आ गई। सरसब्ज पहाड़ों और खूबसूरत घाटियों के बीच लगाए कह के सैर, और फिर गरम गरम काफ़ी पर लुत्फ बातें, सब याद आ गया। सामरा ने बताया कि मेरे वाले साहब फौत हो गए तो हमारे हालात बहुत बदल गए, पर मरी की सैर को नहीं आए। खैर दोनों ने इस बात को गनीमत जाना कि वक्त कुदरत ने उन्हें एक बार फिर मिला दिया था। मेरे भाई ने सामरा को बताया कि आजकल वो कराची में ही सर्विस करता है, तो वो खुश होकर बोली फिर तो और भी अच्छा है, मेरे घर चलो, अम्मी तुमसे मिलकर खुश होंगे। वो आदल को अपने घर ले गई। इसकी माँ भाई से मरी में मिल चुकी थी, इसलिए सभी खुश होकर मिले और आदल भाई को रात का खाना खिलाया। अब आदल को इस लड़की की असल जिंदगी का पता चला। अगरचे इसका बाप ऑफिसर था, मगर इसकी फौतगी के बाद इन माँ बेटी का कोई आसरा न था। दो बड़े भाई थे जो इनको थोड़ा बहुत खर्चा देते थे, और कुछ वालिद की पेंशन पर गुजारा चलता था। माँ को बेटी की शादी की फिक्र थी। भाई तो अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश थे। माँ चाहती थी कि इसकी जिंदगी में सामरा अपने घर की हो जाए। आदिल और सामरा फिर से मिलने लगे। इन मुलाकातों को रंग लाना ही था। दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। आदिल ने घर खत लिखा, अम्मी जान मैं जिस लड़की से शादी करना चाहता हूँ, आइए इसे देख लीजिए और रिश्ते की बात चला लें। जवाब में अब्बू ने बहुत सख्ती से खत लिखा कि अपने खानदान में एक से एक अच्छा रिश्ता मौजूद है, तो गैरों में रिश्ता करने की क्या ज़रूरत है। वैसे हमारे वालिदैन रजामंद ना हुए तो आदिल ने घर वालों की परवाह न करते हुए सामरा से शादी कर ली। इस शादी में सिर्फ लड़की की माँ की मर्जी शामिल थी। इसके भाइयों को भी इल्म नहीं था कि इनकी बहन का आदिल से निकाह हुआ है। माँ ने बाद में इसको मुतला किया तो वह रसवाई के डर से खामोश हो गए। कहा जाता है कि जब लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी, ऐसे ही कुछ मामला इधर भी था। दोनों एक दूसरे की चाहत में बंधे थे, लिहाजा अलहदा घर लेकर रहने लगे। जब हमें आदिल भाई की शादी का पता चला तो हमको बहुत सदमा हुआ, क्योंकि वो बेटे की शादी अपनी भांजी से करना चाहते थे। वालिद साहब को तो सख्त नाराज थे। हम सब की उम्मीदों पर ओस पड़ गई, क्योंकि तारा हर लिहाज से अच्छी लड़की थी और हम सभी की आंखों का तारा थे। खैर इसके बाद हमारा आदिल से ही नाता टूट गया। सिर्फ बड़े भाई ताहा से उसका राब्ता बरकरार था। उन्हीं के जरिए आदिल की खैर खैरियत मालूम हो जाती थी। इतना मुझे मालूम था कि भाई की अच्छी नौकरी है और वो सामरा के साथ खुशो जिंदगी गुजार रहे हैं। पता नहीं फिर क्या हुआ, क्या हालात बन के सामरा के दिल में क्या समाई कि उसने अपने भाइयों को खत लिखा कि मैं आदिल के साथ खुश नहीं हूँ, मैं उसके साथ रहना नहीं चाहती, जबकि इसने मुझे ज़बरदस्ती रखा हुआ है। सामरा के भाइयों ने पुलिस से राब्ता किया, जिसकी वजह से आदिल और सामरा भाभी पर केस बन गया। लेकिन चौंके भाभी इन दिनों अमीर से थी, इस तरह वो अपने बिछाए हुए जाल में फंस गई। यूं मियाँ बीवी दोनों को ही पुलिस पकड़ कर ले गई और इनको जेल हो गई। हालांकि अब आदिल भाई के पास रहते हुए सामरा को किसी किस्म की तकलीफ नहीं थी। वो साल भर से भाई के पास रह रही थी। जेल में सामरा की बेटी पैदा हुई, जिसका नाम उन्होंने महक रखा। वो बहुत खूबसूरत बच्ची थी। कुछ दिनों तक केस चलता रहा।
صورتحال کے پیش نظر بالآخر عادل نے بیوی کو طلاق دے دی۔ اس واقعے نے میرے بھائی کو ایسا دل برداشتہ کیا کہ وہ کراچی کی سرورز کو خیر باد کہہ کر ہمارے پاس لوٹ آئی اور والدین سے معافی مانگی۔ طلاق دے دی۔ اس واقعے نے میرے بھائی کو ایسا دل برداشتہ کیا کہ وہ کراچی کی سرورز کو خیر باد کہہ کر ہمارے پاس لوٹ آئی اور والدین سے معافی مانگی۔ انہوں نے بیٹے کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی خوشی سے عادل کی شادی تارا سے کر دی۔ شادی کے بعد عادل بھائی سامرا کو بھول گئے۔ تارا بہت سمجھدار لڑکی تھی۔ اس نے انہیں عزت، پیار، اعتماد، خوشی دی اور ان کی خدمت بھی کرتی تھی۔ وہ ایک مثالی شریک حیات ثابت ہوئی۔ 12 سال میں ایک بار بھی ان کا عادل سے جھگڑا نہیں ہوا۔ اس دوران ان کے یہاں 4 بچوں نے جنم لیا۔ عادل اور تارا اپنے بچوں میں مگن خوشگوار زندگی جی رہے تھے کہ اچانک 12 سال بعد ان کی زندگی میں بھونچال آ گیا۔ سامرا کے بھائیوں کو خط آیا کہ مہک اپنے باپ کے پاس رہنا چاہتی ہے، لہٰذا آپ اپنی بیٹی کو لے جائیں۔ خط ملتے ہی عادل بھائی بہت ڈسٹرب ہو گئے۔ تارا بھابھی بھی پریشان ہوئی۔ بہرحال انہوں نے خود کو سنبھالا اور شوہر سے کہا، جاؤ جا کر اپنی بیٹی کو گھر لے آؤ، مجھے اس کے یہاں آنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بیوی کی طرف سے گرین سگنل ملتے ہی عادل کی جان میں جان آئی۔ وہ بیٹی کو لینے کراچی چلے گئے۔ مہک گویا تیار بیٹھی تھی، باپ کے ساتھ آ گئی۔ وہ جب یہاں آئی تو ہم سب خوش تھے، لیکن یہ خوشی زیادہ دیر کے لیے نہیں تھی۔ وہ صرف 1 ماہ ہمارے ساتھ رہی، پھر اس نے واپس جانے کی ضد شروع کر دی۔ وہ خود بھی بہت پریشان رہتی تھی اور ہمیں بھی پریشان رکھتی تھی۔ آخرکار عادل بھائی نے فیصلہ کیا کہ مہک اس کے ننیال والوں کے پاس واپس کر دینا چاہیے۔ جب بچی ہی یہاں خوش نہیں ہے تو اس کو زبردستی رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ ننیال جانے کے کچھ دنوں بعد ہی مہک نے خط لکھا کہ وہ خیریت سے پہنچ گئی اور ہم لوگ اسے بہت یاد آتے ہیں۔ وہ اب ہم کو خط لکھتی ہے کہ مجھے آپ لوگوں کے پاس آنا ہے، میں امی کے لیے اداس ہو گئی تھی اس لیے یہاں واپس آ گئی تھی، لیکن اب میں آپ لوگوں کے لیے اداس ہو گئی ہوں۔ بالآخر ایک بار پھر امی جان کو رحم آ گیا۔ انہوں نے عادل سے کہا، بیٹے جاؤ جا کر میری پوتی کو لے آؤ۔ تب میرے بھائی نے جواب دیا، ٹھیک ہے امی، میں آپ کے کہنے سے اسے لے آتا ہوں۔ اگر وہ اب کی بھی نہ رہی تو اس کے بعد میں اس کو لینے کبھی نہیں جاؤں گا۔ مہک ایک بار پھر ہمارے گھر آ گئی۔ وہ بہت خوش تھی، کہتی تھی کہ ممانی مجھے تنگ رکھتی ہیں، امی تو مجھ سے کبھی کبھی ہی ملنے آتی ہیں۔ میں اب وہاں نہیں رہوں گی کیونکہ نانی جان جو مجھ سے بہت پیار کرتی تھی فوت ہو گئی ہے۔ اب میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی۔ اس بار وہ تو ماں بہت سکون اور بڑے آرام سے رہی۔ ہم نے سوچا چلو اسے عقل آ گئی ہے اور اس نے ہم سے دل لگا لیا ہے۔ ہم کب چاہتے تھے کہ یہ ہمارے گھر سے جائے۔ وہ ہمارے بھائی کی بیٹی تھی، ہماری اپنی تھی، اور کس کا دل چاہتا ہے کہ اپنوں سے جدا رہے۔ دراصل وہ ایک نادان بچی تھی اور اس کے سب فیصلے جذباتی تھے۔ وہ جتنی جلدی آنے کی کرتی تھی اتنی ہی جلدی اسے واپس جانے کی پڑ جاتی تھی، جیسے وہ محبتوں کے بیچ تقسیم ہو گئی ہو۔ اب تو وہ 2 کشتیوں کی سوار تھی، کبھی باپ اور اس کے رشتہ داروں کی محبت کشش کرتی تو کبھی ماں کا پیار اسے اپنی جانب کھینچ لیتا تھا۔ جب تک اس نے باپ کو نہیں دیکھا والد کی شفقت سے ناآشنا تھی، بے خبر تھی ددیال والوں کی چاہت کیا ہوتی ہے، لیکن اب وہ جان چکی تھی کہ انسان رشتوں کے بغیر نامکمل رہتا ہے۔ تبھی وہ دادی، دادا، پھوپھیوں اور تایا چاچا کی محبت کی متلاشی تھی۔ اب وہ ہمارے درمیان رہ کر سکون محسوس کرتی تھی۔ 2 ماہ گزرے تھے کہ ایک دن اس کی ماں کا فون آ گیا۔ جانے کیا باتیں ہوئیں، فون رکھتے ہی مہک اداس ہو گئی، پریشان رہنے لگی اور پھر اس نے رٹ لگا دی کہ مجھے ماموں کے گھر جانا ہے، امی مجھے یاد کرتی ہیں، وہ دکھی ہیں، میں نے وہاں جانا ہے۔ یہ صورتحال بھائی کو قبول نہیں تھی۔ وہ بار بار اپنی سابقہ سسرال نہیں جانا چاہتے تھے، لیکن یہ سچ ہے کہ اولاد کی محبت میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ وہ مہک کے لیے جانے پر مجبور تھے۔ بہرحال بیٹی کی خاطر جانا پڑا کہ اولاد چیز ہی ایسی ہوتی ہے۔ مہک کی ضد سے مجبور ہو کر جب وہ اسے ماموں کے گھر چھوڑنے گئے تو وہاں سامرا بھی اپنے دوسرے خاوند اور بچوں کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ ان لوگوں سے جب بھائی کا سامنا ہوا تو عادل کے دل کو سخت ٹھیس پہنچی۔ ان کو گزرا زمانہ یاد آ گیا اور وہ بہت دل گرفتہ لوٹ کر آ گئے۔
तभी कसम खाई कि वो बेटी को फरामोश कर देंगे, लेकिन अब लौट कर दोबारा वहाँ नहीं जाएंगे। इसके बाद महक ने कई खत लिखे और फ़ोन भी किया, लेकिन आदल फिर वहाँ नहीं गए। भाई ने तो अपने बच्चों में दिल लगा लिया और सामरा भी अपने खामन और बच्चों के हमरा खुशो खुरम जिंदगी गुजार रही है। दुख तो महक को मिला, वो रिश्तों के दो हिस्सों में बटी तो इसकी ज़िंदगी तबाह हो गई। ऐसे वालिदैन क्या जाने कि उनकी छोटी छोटी गलतियों से उनके बच्चों को किस कदर नुकसान पहुंचता है। काश बड़े ऐसी गलतियां ना करें जिससे उनके बच्चों की शख्सियत टूट फूट कर दूरी रह जाए। उनको जान लेना चाहिए कि रिश्ते टूट जाना खेल नहीं, इस तरह मासूम बच्चों पर उनकी मोहब्बतों और नफरतों से कितना बुरा असर पड़ता है। शायद कुछ लोग पैदा ही बेवफा फितरत लेकर होते हैं। ऐसे लोगों को ना औलाद की परवाह होती है और ना ही माँ बाप की और ना ही अपनी इज्जत की, ना दूसरों की या ना की। आज भी मैं इस सवाल का जवाब नहीं पा सकी कि महक भी तो इसी माँ की बेटी थी। इसको हमने कितना समझाया था, फिर भी इसने हमारी मोहब्बत का ये सिला दिया कि अपने अब्बू का दिल दुखा कर चली गई। हाँ, सच है कि जाने वाले चले जाते हैं। इनको किसी की सदा कोई मोहब्बत भरी पुकार नहीं रोक सकते।